बातमी जी महाराष्ट्राच्या श्रमिकांचा, शेतकऱ्यांचा, तळागाळातील जनसामान्यांचा आधार बनते. समाजकारण आणि अर्थकारण यांच्या पडद्यामागे गुपित उघड करते. ती बातमी मिळेल फक्त जी महाराष्ट्रावर. जी महाराष्ट्र, एक बुलंद आवाज जनसामान्यांचा. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़. जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर आज विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ में सुनील राणे जी है, जो कि बोरीवली से आमदार है. उन्होंने किस तरीके का कर्तव्य निभाया, जो मोदी साहब ने कहा था कि आप लोग सभी जनता को ये संदेश दिया था कि आप लोग घर में महफूज रहे, सुरक्षित रहे, आपकी सेवा करेंगे आपके जनप्रतिनिधि. तो अब जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से सेवाएं दी हैं. हमारे साथ में है सुनील राणे जी, जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ कहना है उनका. सर, आपके वार्ड में जिस तरीके से कहा गया कि आपने बड़ी अच्छी सेवाएं दी आपको, जनता को, तो क्या कुछ मामला रहा, किस तरीके से जनता. वैसे तो कोरोना के विश्व महामारी के इस संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनके अपील के द्वारा कि पूरे हिंदुस्तान में जितने लोक प्रतिनिधि है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों की सहायता और मदद करने की आवश्यकता है. जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, मुझे याद है करीबन मार्च महीने से जब लॉकडाउन शुरू हुआ और अभी हम नवंबर के 5 तारीख में अगर देखते हैं तो लगातार एक 7-8 महीनों का ये जो काल रहा, इसमें हर तरफ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी नगर सेवक, अलग अलग जनप्रतिनिधि और सबसे ऊपर हमारे उत्तर मुंबई के सांसद सन्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने पहले ही दिन से, यानी हम तो कभी ये सोचते थे कि ये कोरोना का महामारी के संकट में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इसमें काम कैसे किया जाए, लोगों की मदद कैसे करे, तो लेकिन गोपाल शेट्टी जी सांसद होने के नाते पहले दिन से लगातार इसमें लगे थे. अलग अलग सेवाएं हम सभी ने मिलके खड़ी की, जिसमें अन्न देने की सुविधा हो, जो खाना पहुंचाने की सुविधा हो, सबसे पहले चली. फिर दवाइयाँ पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ. जो बुज़ुर्ग थे, मरीज़ थे, उनकी तरफ अलग अलग हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उन्होंने वहाँ तक खाने की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, अलग अलग किस्म से लोगों की सेवा करते समय कुछ बिल्डिंगों में जाने की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पर पीने की पानी की भी समस्या हुई, क्योंकि वो पीने की पानी की टंकी को शुरू कौन करेगा, पानी कौन भरेगा, पानी कैसे आएगा. तो ऐसे जगहों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक जाते थे, कार्यकर्ता जाते थे और इसी माध्यम से फिर दवाइयाँ देने तक, फिर सैनिटाइजेशन करने तक, अलग अलग विषयों को लेके लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया. हम सब ने उसमें सहायता की. लगातार हम काम करते रहे. जैसे जैसे थोड़ा लॉकडाउन कम होता गया, लॉकडाउन खुल गया, वैसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने का सिलसिला बहुत भारी मात्रा में शुरू हुआ. महानगर पालिका के अस्पतालों में या फिर निजी अस्पतालों में जहाँ पर कोरोना के मरीज़ों को वहाँ पर दाखिल करना होता था, बहुत सारी समस्याएं थी. एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, एम्बुलेंस मिली तो कोरोना को पेशेंट को लेके जाने के वो तैयार नहीं होते थे. ऐसे मामलों में लगातार हम सभी लोग पिछले 7 महीने से काम करते रहे. हम इसमें शायद भाग्यशाली है कि ये ऐसे समय में भी लोगों ने बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय काम किया. और ये समय ऐसा था कि ये समय कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं था. लेकिन जैसे पहले भी हमने देखा कि सबसे पहले इसमें पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं कि नर्सेज, वार्ड बॉय, छोटी छोटी जगहों में अस्पताल में काम करने वाला जो छोटा उनका कर्मचारी होता है, जैसे कि एक्सरे निकालना या फिर MRI निकालना, ऐसे जगहों पे कोरोना के पेशेंट के साथ उसके आजू बाजू में, इर्द गिर्द में अपनी परिवार की चिंता न करते हुए, अपनी खुद की चिंता न करते हुए बहुत सारे कर्मचारियों ने खुद को उसमें झोंक दिया था. पुलिस वालों ने भी इतना अच्छा काम किया. इस कोरोना के महामारी के संकट में सभी पुलिस वाले रास्ते पे थे. हमने देखा कि इतने सारे पुलिस वालों को कोरोना होने के पश्चात बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हुए. हम ये शहीद उपाधि क्यों देते हैं? क्योंकि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के संकट में भारीतर आदमी अपने घरों में था
अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस के विशेष रूप से सभी कर्मचारी रास्ते पे थे। सुरक्षा देते समय अलग अलग जगहों पे बहुत सारे पुलिस कर्मियों की, बहुत सारे डॉक्टरों की, बहुत सारे पैरामेडिकल फोर्सेस के कर्मचारियों की इसमें शहादत हुई है। और इसके लिए ये कोरोना का संकट न बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान में है, ये पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन इस देश के सौभाग्यशाली नागरिकों को लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये लगातार बता देते कि ये संकट में कैसे काम करना है, क्या करना है, कहाँ पर कैसे जाना है। और मुझे लगता है कि ये संकट भी निश्चित रूप से समाप्त होगा और भारत पुनः एक बार विश्व की नई अर्थव्यवस्था के साथ एक शक्तिशाली देश बनेगा। ये राज्य सरकार एक आरोप लगा रही है भाजपा पर कि केंद्र सरकार की जमीन को उपयोग किया जा रहा है, जो कि मेट्रो वाला जो मामला भांडुप से लेकर, तो वहाँ किस हद तक वो सही है सर? अभी पहला तो ये मामला अभी कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कोर्ट में है। और आर्य कॉलोनी की ज़मीन पे बना हुआ कार शेड, अगर आपने उसको देखा होगा तो बहुत सारे समय से वहाँ पर काम चल रहा था। बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि आने वाले चंद महीनों में ये मेट्रो मुंबई के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होती थी। अभी कांजूरमार्ग शेड लेके जाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित रूप से केंद्र की ज़मीन है। केंद्र की ज़मीन के ऊपर केंद्र ने अगर अपने बोर्ड लगाए हैं, और जिसको हम सॉल्ट पैन लेक की ज़मीन कहते हैं, और ऐसे ही ज़मीन के ऊपर ये हटवादी भूमिका में वहाँ पर जाते हुए कि हमको कंजूर मार्ग में ही शेड बनाना है, तो ज़मीन की हस्तांतरण की प्रक्रिया जो जिलाधिकारी ने MMRDA को वर्ग करने की बात जो आती है, तो अगर ज़मीन ही केंद्र सरकार की है तो केंद्र सरकार की NOC के बगैर जिलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं होते कि वो कोई किसी संस्था को, यानी MMRDA भी एक संस्था है सरकार की, तो MMRDA को अगर ज़मीन की ट्रांसफ़र करनी है तो उसके पहले से अधिकार या फिर हस्तांतरण के सभी NOC के वर्ग या अधिकार क्या केंद्र सरकार ने जिलाधिकारी को दिए थे या राज्य सरकार को दिए थे। इसके लिए ये मामला प्रलंबित है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार अगर ये कहती है कि ये नमक लैंड जिसको कहते हैं कि सॉल्ट पैन लेक की लैंड है, और यहाँ पर अगर मेट्रो की कारशेड शिफ्ट करा दी जाती है तो और 5 साल ये प्रोजेक्ट लंबा हो जाएगा। करीबन 3 से 5 हज़ार करोड़ रुपयों की वृद्धि प्रोजेक्ट में हो जाएगी। यानी प्रोजेक्ट तो लंबा होगा। मुंबईकरों को आज जो परेशानियां झेलनी पड़ती है, अगर 65 लाख लोग रेलवे से जाते हैं तो मेट्रो आने से जो एक सुखद घटना उनके जीवन में आने वाली थी उसको 5 साल ये सरकार के इस निर्णय से मुंबई कर की सुखद घटना में दुखद घटना निर्माण करने का काम इस सरकार ने किया। सर, जैसे मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा अभी तक आम जनता को नहीं मिल पाई, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि आम जनता को मिलने का प्रयास राज्य शासन ने केंद्र को लिखना है। देखो, ऐसा है कि हर टप्पे टप्पे में ये लॉकडाउन खुलता गया। जैसे कि योगा सेंटर और अपने थिएटर्स आज खुले हैं, तो टप्पे टप्पे में खुलेगा और टप्पे टप्पे में ये खुलने की जितनी कुछ सुविधाएं अपने नागरिकों को देनी है, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार देगी। जहाँ पर राज्य शासन ने केंद्र सरकार की मान्यता लेने की बात है, उन्होंने वो लेने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में ये लॉकडाउन जितना जितना हम खोलते जाएंगे, लोगों ने सावधानता बरतने की आवश्यकता है। मास्क लगाने की आवश्यकता है। मास्क लोग नीचे लगा के घूमते हैं, वो बंद करना चाहिए। दूसरा, जहाँ कहीं पर भी हम बाहर जाके वापस घरों में आते हैं तो साबुन से हाथ धोना चाहिए। और तीसरा, जहाँ पर हो सके, अब अगर बस में जाते हो तो जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। परंतु जिस तरीके से बस देखा जाए तो बस के हालात आपने देखे हैं या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। उसी तरीके से अब क्या आम जनता को लोकल की सेवा नहीं दे देनी चाहिए? लोकल सेवा आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके ऊपर केंद्र और राज्य शासन का निर्णय आएगा, और ये जो निर्णय प्रलंबित है इसके बारे में भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से देखा जाए मदिरालय तो खुल गए, देवालय अभी तक ताले लगे हैं, ये राज्य सरकार कब तक ये खोल पाएगी? राज्य सरकार उसे क्यों नहीं खोल रही है, ये सबसे बड़ा गहन प्रश्न है। अगर मदिरालय खुल के तो बहुत सारे दिन हो गए, लेकिन मंदिर और देवालय या फिर धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो सभी धार्मिक स्थलों पर आज भी पाबंदी लगाई गई है।
तो ये पाबंदी कब खुलेगी, इसके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आंदोलन किए, सरकार को प्रश्न पूछे कि सरकार की भावना क्या है, कि धार्मिक स्थलों को बंद रखने के पीछे सरकार क्या चाहती है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की भावना है तो मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, चर्च में जाने वाला जो हर व्यक्ति है वो ये जानता है कि मैं यहाँ पर मेरे धार्मिक भावनाओं को, मेरे प्रति जो श्रद्धा है उसको अर्पण करने के लिए मैं अंदर जाता हूँ, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए तो बीएमसी पर लगातार आरोप पे आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटरों में कुछ समय पहले जब क्वारंटाइन सेंटर थे वहाँ पर भोजन में भी कीड़े पाए गए और कहीं ना कहीं घोटाला नजर आ रहा है बीएमसी पर। कितनी लगाम कस पाएगी भाजपा? नहीं, भाजपा तो लगातार महानगर पालिका ने किए हुए इन कामों के ऊपर लगातार पर्दाफाश कर रही है। सभी नगर सेवक इसके माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता के जो प्रश्न हैं उसको महानगर पालिका के महापौर को लगातार पूछ रहे हैं। अभी ये तो बातें ऐसी है कि ये कार्यक्रम तो हो चुका है, यानी अभी इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, क्वारंटाइन सेंटर के लिए ली हुई इमारत भी इन्होंने माड़ा को अभी तक दी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, गहन है, और ये सबसे गहन और कठिन प्रश्नों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करते हुए ये प्रश्नों को जनता के माध्यम से महानगर पालिका को पूछने का काम कर रही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। स्वागत है आपका जी महाराष्ट्र। रोलिंग। नमस्कार, आप देख रहे जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर। हमारे साथ में विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ में सुनील राणे जी थे जो कि बोरीवली से आमदार है। क्या कुछ कहना रहा उनका, उन्हीं की जुबानी हमने सुना भी, और किस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के तहत जनता को दी सेवाएं और सारी चीज़ें बताई। और वहीं पर जो एक राज्य सरकार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि अड़ंगा लगा रही है, मेट्रो वाला मामला, वहाँ पर भी उन्होंने ब्यौरा दिया कि किस तरीके से ये होना चाहिए और किस तरीके से इसका कानून होता है, वो भी उन्होंने पूरे संक्षेप में बताया। कैमरा पर्सन हर्षित मालवीय के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।